नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन, उपचुनाव के रिजल्ट से किसका बीपी हाई हुआ है और क्यों हुआ है, आज आपको बताने वाला हूं। योगी के उत्तर प्रदेश में बीजेपी घोसी सीट हारी, लेकिन परेशानी इंडिया गठबंधन की क्यों बढ़ी, सपा की क्यों बढ़ी, आज आपको बताऊंगा। बंगाल में ममता की जीत मोदी नहीं राहुल का सपना कैसे तोड़ देगी, आज इसका चैप्टर है। यानी उपचुनाव बाईपोल के जो रिजल्ट्स आए हैं उसका 2024 पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसकी कंप्लीट क्लास लेकर आया हूं। इसके अलावा मोदी बाइडेन के बीच बंद कमरे में चीन को निपटाने का प्लान बन रहा है क्या, मोदी की वो रेल जो चीन की सीटी बजाएगी, आज उसके बारे में बताऊंगा। G20 का भारत के लिए क्या मतलब है, यह समझाने वाली क्लास लेकर आया हूं। फिर बात होगी सनातन की। सनातन के रक्षक शिवाजी महाराज का वो हथियार जो मोदी 7 समंदर पार से ला रहे हैं। छत्रपति शिवाजी का वो हथियार जिससे मुगल कांपते थे, आज उसका चैप्टर भी। और फिर आपको दिखाऊंगा वो कब्र जिसमें दफनाने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। अभी तक आप सुनते थे ना कि मरने पर दफनाया जाता है, लेकिन ऐसी कब्र जिसमें दफनाने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आज उससे मिलवाऊंगा आपको। और चीन में नया वायरस आया है क्या, जो ट्रेन में ज़ॉम्बी घूमने लगे हैं, इसका भी सच बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सनातन धर्म के अपमान पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ संतों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सनातन का अपमान करने वालों को मूर्ख बताया है। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि उदयनिधि ने जो कुछ कहा वो उनका दुर्भाग्य है। सनातन को नष्ट करने वाले खुद नष्ट हो जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पवित्र महीने में चढ़ावे का रिकॉर्ड बना है। सावन के महीने में विश्वनाथ के दरबार में 16 करोड़ 89 लाख रुपए का चढ़ावा है। यह राशि पिछली बार के मुकाबले 5 गुना से भी ज्यादा है। इस बार सावन के महीने में 1 करोड़ 63 लाख 17 हजार श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। अमेरिका में छुट्टियां मनाने पहुंचे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते नजर आए। सोशल मीडिया पर दोनों के गोल्फ खेलने की तस्वीरें वायरल हुई। दरअसल धोनी के अमेरिका में मौजूद होने की जानकारी मिलने पर ट्रंप ने उन्हें गोल्फ खेलने का न्योता दिया। धोनी और ट्रंप ने करीब 1 घंटे साथ में गोल्फ खेला है। दिन भर का रिवीजन हो गया। पाठशाला की पहली क्लास जिसमें आपको बताऊंगा मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन के उपचुनाव के रिजल्ट से किसका बीपी हाई है। योगी के उत्तर प्रदेश में बीजेपी घोसी सीट हारी, लेकिन परेशानी इंडिया गठबंधन की क्यों बढ़ गई है। बंगाल में ममता की जीत मोदी नहीं राहुल का सपना कैसे तोड़ेगी, यानी उपचुनाव के नतीजों का 2024 पर इफेक्ट बताने वाली कंप्लीट क्लास शुरू करने जा रहा हूं। इस वक्त सब जगह G20 की बात हो रही है, सब लोग G20 की बात कर रहे हैं, लेकिन G20 के ग्लोबल इवेंट के बीच देश की राजनीति में बड़ी हलचल हो रही है, क्योंकि आज 6 राज्यों से उपचुनाव के नतीजे आए। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि एक ग्लोबल राजनीति भी है जिसे भारत लीड कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे, पीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। यह इस वक्त सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। इस मीटिंग में क्या हुआ, दोनों नेता मिले तो क्या बातचीत हुई, चीन क्यों इस मुलाकात से टेंशन में, आज आपको सब बताऊंगा, आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन के पहले टेस्ट के नतीजों का आकलन करना जरूरी है, क्योंकि इन नतीजों को लेकर सबका अलग अलग आकलन चल रहा है। इस उपचुनाव के नतीजों की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के बनने के बाद यह पहला उपचुनाव हुआ है जिनमें 6 राज्यों की 7 सीटों का रिजल्ट आया है। मोटे तौर पर अगर आप रिजल्ट को देखें तो स्कोर कार्ड कैसा दिखता है आपको बता देता हूं, क्योंकि अमूमन जो है ना, आपके पास भी हो सकता है ऐसा ही कुछ मामला पहुंचे कि भाई इतना इतना आया है। तो अगर आप देखेंगे उपचुनाव का जो रिजल्ट आया उसमें 7 सीटें थी जिनमें से बीजेपी को 3 मिली हैं। बीजेपी 3 पर जीती, कांग्रेस 1 जीती है, 1 सीट, जेएमएम 1 सीट जीती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी 1 सीट जीती है और तृणमूल कांग्रेस 1 सीट जीती है।
अब इसका सबसे सिंपल एनालिसिस अगर आप करेंगे, जिसमें कह दिया जाएगा कि भाई बीजेपी, मतलब आप इसको अगर ऐसे देखेंगे कि भाई बीजेपी की कितनी सीटें, यानी मोदी को कितना मिला, मोदी के पास 3 सीट आई 7 में से, और जो इंडिया गठबंधन है INDIA, इनके पास कितनी आई, क्योंकि देखने में तो चारों दोस्त है ना भाई, तो ये चारों का मिला दीजिए तो 4 सीट इनके पास आई, तो 7 में से 4 इनके पास आई, 3 इनके पास आई। सबसे सिंपल वाला एनालिसिस यही हो गया। पर पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं। पॉलिटिक्स में आपको आंकड़ों के पीछे जाकर चीजें समझनी पड़ती हैं, क्योंकि इस 4 में कई सीटें तो ऐसी हैं जहां ये इंडिया वाले आपस में लड़ रहे थे, बीजेपी से नहीं लड़ रहे। इस रिजल्ट को देखकर मोदी विरोधियों को क्यों किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी पर जीत मिल गई, अब तो 2024 खत्म, मोदी जा रहे हैं, ये आपको क्यों नहीं समझना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं मानना चाहिए, यह आज आपको मैं समझाऊंगा। दरअसल ये नतीजे किसका बीपी बढ़ाने वाले नतीजे हैं और क्यों, ये जानने से पहले ये देख लीजिए कि कहां से उपचुनाव के नतीजे आए। जिन सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं आज, उनमें उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट थी जहां से नतीजा आया। इसके अलावा डुमरी झारखंड से, धूपगढ़ी पश्चिम बंगाल से, बागेश्वर उत्तराखंड से, पुथुपल्ली केरल से, धनपुर त्रिपुरा से और बॉक्सा नगर त्रिपुरा से। इन सीटों में किसको कहां जीत मिली वो भी आपको दिखाता हूं। घोसी, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी, उत्तर प्रदेश की सीट, वहां समाजवादी पार्टी को जीत मिली। पिछली बार यहां कौन जीता था? समाजवादी पार्टी ही जीती। अब बताता हूं धूपगढ़ी, यह पश्चिम बंगाल की सीट है, यहां इस बार कौन जीता? तृणमूल कांग्रेस जीती। यह सीट पहले थी किसके पास? बीजेपी के पास। पुथुपल्ली, यह केरल की सीट है, यहां जीता कौन? कांग्रेस। यह सीट थी किसके पास? कांग्रेस के पास। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट, यहां जीती झारखंड मुक्ति मोर्चा और यह सीट भी पहले जेएमएम के पास ही थी। उत्तराखंड बागेश्वर, यहां बीजेपी को जीत मिली, यह सीट पहले बीजेपी के पास ही थी। बॉक्सा नगर त्रिपुरा की सीट, यहां बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की, यह सीट पहले सीपीएम के पास थी। धनपुरा त्रिपुरा, यह बीजेपी की सीट थी, यहां बीजेपी ने जीत हासिल की। यानी अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो एक आध सीट को छोड़कर जहां जिसकी जो सीट थी उसने उस सीट को बरकरार रखा। लेकिन जब मैं आपको डिटेल में चीजें बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि 2024 पर इन नतीजों का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन वाले इसका प्रचार ऐसे कर रहे हैं कि 7 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 3 मिली और इंडिया गठबंधन को 4 आ गई, इसलिए इंडिया गठबंधन ने पहले टेस्ट में नरेंद्र मोदी को हरा दिया। लेकिन जिसको भी यह गलतफहमी है कि इंडिया गठबंधन की नरेंद्र मोदी पर जीत हुई है, उसे अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि सच यह है कि उपचुनाव में कोई इंडिया गठबंधन लड़ ही नहीं रहा था, सब आपस में लड़ रहे थे। जैसे अगर आप देखेंगे, जिस बंगाल की हम बात कर रहे हैं, बंगाल में, उस बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा था भाई, वहां टीएमसी वर्सेस लेफ्ट प्लस कांग्रेस चल रहा था। ये आपस में भिड़े पड़े थे और बीजेपी भी थी, यानी त्रिकोणीय मुकाबला। अगर आप देखेंगे केरल, वहां पर भी लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई थी और केरल में तो बीजेपी उतनी स्ट्रांग है भी नहीं। यानी ये तो 2 ऐसी मेजर सीट है जहां इंडिया गठबंधन ही आपस में लड़ रहा था, नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ रहे थे ये लोग। इसके अलावा 2 और राज्यों के बारे में इंडिया गठबंधन की सच्चाई आपको बताता हूं। इनमें एक राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा है झारखंड। अब आप देखेंगे, जिस झारखंड की बात कर रहा हूं, उस झारखंड में जेएमएम प्लस कांग्रेस, यह पुराना गठबंधन है भाई, बहुत पुराना। ऐसा नहीं कि इंडिया बनने के बाद ये साथ आ गए और लड़ गए, और वहां जेएमएम जो है अपने आप में शक्तिशाली है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस साथ आ गई इंडिया बनने के बाद और उससे कुछ जेएमएम को मदद मिल गई। दूसरी सीट है उत्तर प्रदेश की, यहां कांग्रेस जो है वो इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर, और अभी आपको आंकड़े से साबित करके बताऊंगा, ये इतनी कमजोर है कि ये साथ आकर भी अखिलेश जी की कोई मदद नहीं कर सकती थी। तो 4 सीटें तो ऐसी हो गई जिनमें से 2 पर ये लोग खुद लड़ रहे थे और 2 पर किसी की मदद करने की हालत में नहीं थे। अगर यूपी की बात करूं तो घोसी सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा था और समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन कांग्रेस अगर उम्मीदवार उतार भी देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस घोसी सीट की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में,
उस घोसी में जब 2022 में चुनाव हुए तो कांग्रेस को कितना वोट मिला था पता है आपको? कांग्रेस को 2012 वोट मिले थे। ऐसा लग रहा है कि साल बता रहा हूं, लेकिन ये कांग्रेस का वोट है। मतलब कांग्रेस अखिलेश जी के लिए वो दोस्त है जिसने कहा कि भाई तुम एक काम करो ना, तुम पार्टी ऑर्गेनाइज करो 2000 लोगों की, तो तुम कितनी मदद करोगे? मैं दूंगा ना, 50 रुपया दूंगा। तो ये कांग्रेस 50 रुपया से ज्यादा नहीं दे सकती। ये इनकी हालत है उत्तर प्रदेश। यानी बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि वहां पर इंडिया का गठबंधन था या नहीं। वहां फर्क किस चीज से पड़ा है वो मैं आपको बताता हूं। घोसी की सीट पर असली खेल क्या हुआ है वो आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले घोसी सीट का रिजल्ट देखिए। घोसी सीट उत्तर प्रदेश की, वहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह जीत गए। सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले। बीजेपी के दारा सिंह जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, पिछली बार जीते थे, फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए तो सीट खाली हुई और यह उपचुनाव हुआ। उन दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले और जीत का अंतर रहा 42,759 वोट का। घोसी में खेल यह हुआ कि मायावती ने उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। और आपको याद होगा मैंने कैलकुलेशन जब किया था घोसी उपचुनाव का तो आपको यह बताया था। पिछली बार घोसी के चुनाव में मायावती का कैंडिडेट उतरा था और उसे अच्छे खासे वोट मिले थे। अगर आपको घोसी उपचुनाव का खेल समझाऊं कि घोसी उपचुनाव में हुआ क्या है, उसमें अगर आप देखेंगे 2022 में 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट मिला था 1,08,430 वोट। यह समाजवादी पार्टी को गया था। बीजेपी को गया था 86,281 वोट, 221 वोट। और यहां असली कहानी थी कि बीएसपी को पिछली बार 54,238 वोट मिला था, जो कि बीएसपी ने इस बार कैंडिडेट ही नहीं उतारा। और कांग्रेस को 2012 मिला था, वो तो मैंने आपको बताई। बीएसपी ने जो पिछली बार कैंडिडेट उतारा था वो मुस्लिम कैंडिडेट था, यानी उसे मुस्लिम और दलित दोनों वोट मिले होंगे। पिछली बार का वोट शेयर और इस बार का वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। इस बार पिछली बार और इस बार अगर आप देखेंगे वोट शेयर आपको बता रहा हूं किसका कितना रहा। समाजवादी पार्टी को पिछली बार जो वोट मिला था वो 42% था और इस बार उसका वोट शेयर बढ़कर हो गया 57%। और जो बीजेपी है उसको पिछली बार वोट मिला था 33% और बीजेपी का वोट शेयर हारने के बावजूद बढ़ गया है 37%। और बीएसपी को करीब करीब 21% वोट मिला था और इस बार चूंकि वो उतरे ही नहीं तो उनको क्या वोट मिलेगा, 21%। यानी ये जो बीएसपी का 21% था जिसमें मुस्लिम और दलित वोट था, वो ऐसा लगता है कि मोटे तौर पर उठकर कहां चला गया, समाजवादी पार्टी के पास चला गया 57%। मुस्लिम वोट उधर उठ के चला गया होगा और जो दलित वोट होगा उसमें से 4% ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास चला गया। यानी इस बार बीएसपी का कैंडिडेट न होना समाजवादी पार्टी के फायदे की बात हो गई, मुस्लिम वोट उधर चला गया। अगर घोसी के जातीय गणित को देखेंगे तो वहां पर मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोटर्स का दबदबा है। इस घोसी विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 90,000 और दलित वोटर 60,000। नौनिया चौहान वोट जो कि 50,000 है, जिस कम्युनिटी से दारा सिंह चौहान आते हैं, और यादव वोटर 40,000 है। राजभर वोट करीब 60,000 है। यानी कुल मिलाकर देखें तो घोसी के नतीजे से यह दिखता है कि टेंशन इंडिया गठबंधन वालों के लिए है। भाई सीट तो सपा के पास थी, सपा के पास रह गई, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया, यह भी दिख रहा है। लेकिन इंडिया की टेंशन इसलिए बढ़ गई इंडिया गठबंधन की कि अगर मायावती अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगी तो इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत बढ़ाएंगी, क्योंकि बीजेपी का तो वोट शेयर बढ़ा है। और अगर यहां मायावती का कैंडिडेट उतर जाएगा जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो नुकसान सपा को होगा, बीजेपी को नहीं। घोसी का दूसरा फैक्टर यह है कि दारा सिंह चौहान, अच्छा मायावती पहले ही कह चुकी है वो इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी, वो पहले ही कोहनी मार चुकी कि हटो तुम्हारे साथ नहीं होगा। घोसी का दूसरा फैक्टर यह है कि दारा सिंह चौहान को लेकर पब्लिक के बीच अच्छा मैसेज नहीं गया, क्योंकि दारा सिंह चौहान लगातार पार्टी बदलते रहे। दारा सिंह चौहान यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले तक बीजेपी में थे। विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए, घोसी सीट पर जीत भी गए। लेकिन कुछ वक्त पहले दारा सिंह चौहान फिर बीजेपी में लौटे
और घोसी सीट पर उपचुनाव इसलिए ही हुए। इस तरह से पार्टियां बदलने से पब्लिक के बीच मैसेजिंग सही नहीं गई। बीजेपी को भी इस बात को समझना होगा कि हर किसी को गोद में नहीं बैठाया जा सकता। इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर आजकल बीजेपी के सहयोगी बन गए। वो भी घोसी चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन सारे दावे तो फेल हो गए राजभर साहब के। ओम प्रकाश राजभर पूरा जोर लगाकर भी दारा सिंह चौहान को जिता तो पाए नहीं। एक बार राजभर साहब को सुन लीजिए क्या बोल रहे थे। घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। यानी बीजेपी को यह भी समझना चाहिए कि राजभर जैसे लोग भी जो फायदा देखकर इधर से उधर कूदते हैं, वो कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते, इसका आकलन करना चाहिए। सबको खींच के ले आने से फायदा नहीं हो जाता। इसी तरह से आप झारखंड का रिजल्ट देखिए। वहां पर डुमरी सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का पुराना गठबंधन है। डुमरी सीट पर नतीजा यह रहा कि जेएमएम की बेबी देवी को 1,317 वोट मिले और बीजेपी की सहयोगी आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी को 83,164 वोट मिले। यानी जीत का अंतर जेएमएम के लिए 17,153 वोट का रहा। अब इसमें भी खेल हुआ है और सारा खेल हुआ ओवैसी के वोटों से। यूपी में बीएसपी मायावती के वोटों ने खेल किया, झारखंड में ओवैसी के वोटों ने खेल किया, क्योंकि झारखंड में ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ती है। अब इस डुमरी सीट पर क्या खेल हुआ है वो जरा देखिए। जो झारखंड से इस डुमरी सीट पर एआईएमआईएम को, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इसको 2023 में कितने वोट मिले? 3,472 वोट मिले ओवैसी की पार्टी को। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये तो करीब ऑलमोस्ट 1.8% वोट है। लेकिन खेल ये हुआ कि इन्हीं ओवैसी की पार्टी को 2019 में इसी डुमरी सीट पर 24,132 वोट मिले थे, जो कि करीब करीब 13% था। यानी सीधे सीधे 11% वोट गिर गया। अब सवाल यह है कि ओवैसी की पार्टी का करीब 10 से 12% वोट अगर गिरा तो गया कहां? क्योंकि अगर आप डुमरी सीट पर आज का रिजल्ट देखिएगा तो आज जो है वो जेएमएम के खाते में वोट गया है 52%, 52%। और आजसू जो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही थी उसको वोट मिला है 43%। ओवैसी साहब का यहां आपको बता ही रखा है। लेकिन 2019 में इसी जेएमएम को वोट मिला था 37%, यानी उसका वोट 15% बढ़ गया। और इस आजसू को वोट मिला था 19%, मात्र 19%। इनका वोट जो है वो करीब करीब 24% का गेन। यानी मोटे तौर पर यह देखा जाए तो एक तो बीजेपी और आजसू के साथ आने से दोनों का फायदा हुआ, दोनों का वोट जुड़ गया तो ये 43% हो गया। और दूसरा कि एआईएमआईएम का जो 24,000 वोट था वो ऐसा लगता है कि सीधे सीधे मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में उठकर जेएमएम की तरफ चला गया। अब ये इंडिया गठबंधन की दूसरी बड़ी टेंशन हो कि अगर ओवैसी पूरी ताकत से लड़े तो फिर इनका नुकसान हो, क्योंकि इस बार तो उपचुनाव था इसलिए ओवैसी ने ज्यादा लोड नहीं लिया, लेकिन मेन चुनाव में तो सब दमखम के साथ उतरते हैं, इसलिए ओवैसी खराब कर सकते हैं इंडिया गठबंधन का। इसका मतलब यह भी है कि इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और हावी होगी, क्योंकि अगर ऐसी पार्टियों को यह लगेगा कि मुसलमान भर भर के वोट दे रहा है नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पर, तो फिर वही पुराना राग मुस्लिम तुष्टीकरण का शुरू हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के लिए तीसरी टेंशन पश्चिम बंगाल है। वहां पर टीएमसी ने उपचुनाव की सीट जीती है और वो सीट जीती है जो सीट पिछले बार बीजेपी के पास थी। लेकिन इसमें टेंशन क्यों है इंडिया गठबंधन के लिए वो आपको बताऊंगा। पहले बंगाल की धूपगुड़ी सीट का रिजल्ट देख लीजिए जहां उपचुनाव हुआ। यहां टीएमसी कैंडिडेट को 97,613 वोट, बीजेपी कैंडिडेट को 93,304 वोट। मतलब दीदी की पार्टी
मात्र 4,309 वोट के अंतर से जीती है, एकदम क्लोज फाइट। लेकिन इस जीत के बाद ममता बनर्जी की भी टेंशन बढ़ गई होगी, क्योंकि इस सीट पर सीपीएम का कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहा था। धूपगुड़ी सीट पर सीपीएम का वोट जो है वो करीब करीब उसको 13,758 वोट मिले और जीत का अंतर मात्र 4,309 वोट था। यानी अगर सीपीएम और कांग्रेस बंगाल में और जोर लगाएंगे तो ममता बनर्जी का भयंकर नुकसान हो सकता है। भाई 4,000 के मार्जिन से जीत रही हैं, थोड़ा सा और वोट लेफ्ट को चला गया होता तो बीजेपी जीत गई होती। इसी बात से अब इंडिया गठबंधन में टेंशन और बढ़ेगी, क्योंकि मुंबई मीटिंग के बाद ममता बनर्जी पहले ही नाराज हो गई हैं। कहा गया कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले की कोई डेडलाइन न मिलने से ममता बनर्जी नाराज थी। बाद में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में पंजाब और केरल और दिल्ली जैसे राज्यों में गठबंधन होने और सीट शेयरिंग की कोई संभावना दिख नहीं रही है। अब तो बंगाल में और नहीं होने वाला। ममता बनर्जी कहेंगी कि भाई लेफ्ट तुम बाहर जाओ, कांग्रेस तुम भी बाहर जाओ। पहले ही कह रही हो, अब और कहेंगे अब बाहर जाओ, क्योंकि तुम्हारे वजह से एकदम हाफते हाफते मैं बीजेपी से जीती हूं। और लेफ्ट कह रहा है कि मैं बंगाल छोड़ूंगा नहीं। तो ये सारे रिजल्ट इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ाने वाले, वहां सीट को लेकर और मारापीटी बढ़ने वाली है। इसके अलावा केरल में इंडिया गठबंधन की ही आपस में लड़ाई थी। वहां पर लेफ्ट की सरकार है और वहां की पुथुपल्ली पर सीट पर उपचुनाव कांग्रेस ने जीता। कांग्रेस के चांडी ओमन 80,144 वोट, जबकि जैक थॉमस जो सीपीआई के थे उनको 42,425 वोट मिले। जीत का अंतर 37,000 से ज्यादा का था। इंडिया गठबंधन को एक झटका इस बात का भी लगा होगा कि जिस मणिपुर के बहाने पूरे इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया और यह कहा जा रहा था कि अब उत्तर पूर्व तो बीजेपी के हाथ से गया, क्योंकि मणिपुर में जो हो गया उसके बाद अब उत्तर पूर्व में बीजेपी को कोई नहीं पूछने वाला। उसी उत्तर पूर्व में बीजेपी ने त्रिपुरा की 2 सीटों पर उपचुनाव को जीत लिया और इसमें से एक सीट सीपीएम के पास थी जो भयंकर अंतर से बीजेपी ने छीन ली। यह सीट त्रिपुरा के बॉक्सा नगर की सीट है। यहां पर बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को भर भर के वोट मिले। बॉक्सा नगर सीट पर बीजेपी के तफज्जल हुसैन को 31,146 वोट मिले। उस सीट पर जो सीपीएम की थी, उस सीट पर सीपीएम के मिजान हुसैन जो खुद भी मुसलमान हैं, उनको मात्र 3,909 वोट मिला है। यानी बीजेपी का मुस्लिम कैंडिडेट 30,237 वोट के भारी अंतर से जीता है। तफज्जल हुसैन की जीत इसलिए खास है क्योंकि वो इन बाई इलेक्शंस में बीजेपी के इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट थे और यह जीत बीजेपी के लिए भी इसलिए खास है क्योंकि त्रिपुरा का बॉक्सा नगर इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां मुसलमान वोटर्स की संख्या 66% से ज्यादा है और ऐसी जगह जहां मुसलमान 66% से ज्यादा वोटर है, वहां बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को भर भर के वोट मिला है। यह अपने आप में बीजेपी के लिए उत्साहित करने वाला है। इसी तरह त्रिपुरा की धनपुर सीट है, वहां बीजेपी ने उपचुनाव जीत लिया। इस सीट पर बीजेपी के बिंदु देवनाथ को करीब 30,017 वोट मिले, जबकि सीपीएम के कौशिक चंदा को करीब 11,000। यानी इस सीट पर बीजेपी ने 19,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह वो सीट है जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर्स हैं, जो ये एक वक्त पर लेफ्ट का गढ़ भी माना जाती थी। इस सीट पर ट्राइबल वोटर्स की संख्या करीब 30% है। यानी बीजेपी को भर भर के ट्राइबल वोट भी मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी और मजबूत हुई है, यह भी निकल कर आ रहा है। उपचुनाव के नतीजों के साथ ही इंडिया गठबंधन को एक और जोर का झटका लगा है और यह झटका लगा है कर्नाटक से, जहां कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में विपक्ष की एक बड़ी पार्टी जेडीएस के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी बीजेपी के साथ चुनावी साझेदारी हो गई। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटों में से बीजेपी 24 पर लड़ेगी और यह जेडीएस 4 पर लड़ेगी। सूत्रों का दावा है कि जेडीएस को मांड्या, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर लोकसभा सीट मिलेगी। 13 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है, यानी एनडीए में एक और पार्टी जुड़ सकती है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन किस तरह इंडिया अलायंस और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकता है। और इसके लिए आपको 2019 का कर्नाटक का जो लोकसभा का नतीजा था, जरा वो दिखा देता हूं कि कर्नाटक में क्या हुआ था। जिस कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, वहां 2019 में 2019 में क्या हुआ था, जरा इसको देखिए। बीजेपी को वोट मिला था करीब 51%, 51.38%, और उसको सीट कितनी आई थी? उसने सीटें जीती थी 28 में से 25 सीट जीती थी।
जेडीएस को मिला था करीब करीब 10% वोट, करीब करीब, और इसको सीट आई थी 1, और कांग्रेस को सीटें आई थी करीब करीब 32%, 32%। मैं सारा राउंड फिगर में आपको बता रहा हूं, और इसने भी सीट जीती थी 1। अब ये अगर बीजेपी और जेडीएस साथ आ जाते हैं तो करीब करीब 62% वोट शेयर बन जाता है। ऐसे में अगर दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी 28 की 28 सीट भी कर्नाटक में जीत सकती है, यह भी हो सकता है। यानी इस उपचुनाव के नतीजे में साफ साफ नरेंद्र मोदी की मजबूती तो दिख ही रही है, साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन है उसमें अब और सिर फुटअव्वल होगा, और मारापीटी बढ़ेगी और तनाव बढ़ेगा। मारापीटी मतलब जो जुबानी होता है कि नहीं तुमको सीट नहीं देंगे, तुम ये करो तुम वो करो, ये सब और बढ़ने वाला है। दूसरा, यूपी में मायावती अगर साथ नहीं होंगी तो और नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को, यह भी साफ दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस वक्त चुनावी नुकसान फायदा नहीं, देश का फायदा देख रहे हैं। पाठशाला में अब पीएम मोदी की ग्लोबल राजनीति का चैप्टर। मोदी बाइडेन के बीच बंद कमरे में चीन को निपटाने का प्लान बना है क्या? मोदी की वो रेल जो चीन की सीटी बजा देगी, और G20 का भारत के लिए क्या मतलब है, यह समझाने वाली क्लास। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शाम करीब 7:30 बजे भारत पहुंचे और वहां से वो सीधे प्रधानमंत्री के आवास गए, जहां पीएम मोदी और जो बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता की। यह बैठक प्रधानमंत्री के घर पर हुई। मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं उसमें दोनों नेताओं की गर्मजोशी साफ दिख रही है। पीएम मोदी जो बाइडेन को रिसीव करने पहुंचे और दोनों ने हाथ मिलाया, कुछ देर बातचीत की और फिर अंदर गए। मैं तो अमेरिका गया था प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने के लिए, और मैंने देखा था कि जिस गर्मजोशी से वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत हुआ था, पीएम मोदी ने भी वही गर्मजोशी दिखाने का प्रयास किया है कि इंडिया में अमेरिका के राष्ट्रपति को भी वैसा ही खास महसूस हो। पीएम हाउस में कॉरिडोर में जो बाइडेन पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आए। दोनों नेता रुककर बातचीत करते दिखे। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेता उन फैसलों के प्रोग्रेस पर चर्चा करेंगे जो पीएम मोदी के जून में हुए अमेरिकी दौरे पर लिए गए थे। दोनों नेताओं के बीच पीएम आवास के अंदर कैसी केमिस्ट्री दिखी, वो भी आपको दिखाता हूं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दोनों नेताओं की खास मुलाकात हुई है। पीएम मोदी और जो बाइडेन की यह मुलाकात बहुत खास है क्योंकि इससे पहले क्वाड की मीटिंग, फिर प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में बाइडेन से मिलना भारत और अमेरिका के संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। आज की मुलाकात में सबसे अहम मुद्दे क्या रहे वो भी जान लीजिए। एक तो मुद्दा यह रहा काउंटर चीन, यानी वैश्विक मंच पर चीन की घेराबंदी करना, वर्ल्ड ट्रेड में चीन पर निर्भरता कम करना। दूसरा, डिफेंस में मजबूती। 31 हंटर किलर ड्रोन पर बातचीत और दूसरे हथियारों पर भी बातचीत की चर्चा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत हुई। न्यूक्लियर एनर्जी पर बातचीत की चर्चा है। इसके अलावा अमेरिका में भारतीयों को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा वीजा देने पर भी बातचीत हुई। एयरक्राफ्ट के मजबूत इंजन बनाने को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच हुई डील को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी और बाइडेन की मीटिंग के बीच दुनिया G20 के शानदार इवेंट को देखने वाली है और अगले 2 दिन तक पूरी दुनिया की नजर भारत पर रहेगी। अगले 2 दिन तक भारत में जो भी होगा वो दुनिया का भविष्य भी तय करेगा, क्योंकि भारत अगले 2 दिन उस G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल देशों का समूह। और इस ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि G20 का मतलब क्या होता है, आपको पता है? G20 मतलब वो देश जो दुनिया की जो जीडीपी है, दुनिया की जीडीपी का 85% ये कहां है? G20 में। 85% दुनिया की जीडीपी का कंट्रोल जो है वो इन 20 देशों के पास है। इतनी इनकी जीडीपी है। ग्लोबल ट्रेड, दुनिया का ग्लोबल ट्रेड जो है उसका 75%
वो कौन से देश करते हैं? वो यही G20 देश करते हैं। और 2/3 आबादी कहां है? वो है इसी G20 के अंदर। मतलब सबसे ज्यादा पैसे वाले देश और दुनिया का पैसा इधर से उधर किन की वजह से होता है? वो इन G20 देशों की वजह से होता है। और इन ताकतवर देशों को चलाने वाले बड़े बड़े नेताओं का विमान इस वक्त भारत में लैंड कर चुका है। G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता भारत आ चुके हैं। G20 सम्मेलन का माहौल सेट हो चुका है। दरअसल भारत ने G20 के थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी, यानी भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है और सबके कल्याण की बात करता है। G20 की इस थीम की चर्चा G20 के सभी देश कर रहे हैं। भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इसकी तारीफ की। एक बार ऋषि सुनक को सुनिए। I think it's a great theme, and actually, when you say one family, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. That almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. That's why it's very special for me to be here as British Prime Minister, in the country where my family are from. G20 की मेजबानी के लिए यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम की एक तस्वीर शेयर की और कहा कि पहले से ज्यादा बिखरी हुई दुनिया में G20 का मंच वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में दिल्ली समिट बहुत अहम रहने वाला है। यूरोपियन यूनियन इसे सफल बनाने में पूरा सहयोग करेगा। दरअसल G20 की अध्यक्षता मिलने से ऐसा नहीं कि भारत ही तय करेगा कि इन 20 देशों में क्या होगा, लेकिन भारत के पास यह मौका होगा बतौर अध्यक्ष उन मुद्दों को उठाने का, उन मुद्दों पर चर्चा करने का जो दुनिया को प्रभावित कर सके। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के, वो भारत आए। इसी तरह से दूसरे नेता भी पहुंचे हुए हैं और उन सारे नेताओं के आने की तस्वीरें देखिए। जो बाइडेन अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके अलावा जापान के दूसरे नेता भी पहुंचे। अब आपको बताता हूं मोदी की उस रेल के बारे में जो चीन की सीटी बजा देगी। G20 के दौरान भारत और अमेरिका का सबसे बड़ा एजेंडा एक ऐसा ट्रेड रूट बनाने का है जिससे ट्रेन के जरिए भारत और यूरोप की कनेक्टिविटी हो जाए। कहा जा रहा है कि यह रूट इंडिया से लेकर सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन से इजराइल और तुर्की तक को कनेक्ट करेगा। इंडिया से पोर्ट शिप के जरिए सऊदी अरब तक सामान जाएगा, फिर सऊदी अरब से यूएई और जॉर्डन तक स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकता है, जिससे जो ट्रेन जॉर्डन तक जाएगी वो आगे इजराइल को क्रॉस करते हुए हाइफा पोर्ट तक पहुंच सकती है। फिर पोर्ट से जहाज के जरिए तुर्की तक सामान जा सकता है, फिर वहां से यूरोप के बाजारों तक पहुंच सकता है। इस परियोजना का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। ऐसी खबर है कि अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और यूएई के इस जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील को फाइनल करने में ये लोग लगे हुए हैं और शायद G20 में इसका ऐलान भी हो जाए। अमेरिका इस प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के काउंटर के तौर पर देख रहा है, यानी चीन मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, इसलिए अमेरिका इस योजना को पुश दे रहा है ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। चीन के बेल्ट और रोड परियोजना का अहम हिस्सा मिडिल ईस्ट में भी है। अगर भविष्य में इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते सामान्य होंगे तो इजराइल भी इस रेल प्रोजेक्ट से जुड़ जाएगा। इसे इजराइल के पोर्ट से यूरोप तक पहुंच और आसान हो जाएगी। इसी साल मई महीने में अमेरिका, सऊदी अरब, इंडिया और यूएई के एनएसए की एक मीटिंग सऊदी अरब में हुई थी, जहां इस प्रोजेक्ट पर बातचीत हुई। इस प्रोजेक्ट का आइडिया I2U2 फोरम पर आया था। इसमें फोरम में अमेरिका, इजराइल, यूएई और इंडिया शामिल हैं। इस फोरम को 2021 में बनाया गया था ताकि मिडिल ईस्ट में सामरिक महत्व के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर जोर दिया जाए। रेल कनेक्टिविटी का आइडिया इजराइल की तरफ से आया, फिर अमेरिका ने इसमें सऊदी अरब को भी शामिल कर लिया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुल्लिवान ने कहा कि अमेरिका यह मानता है कि भारत की मिडिल ईस्ट और यूरोप तक कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सभी देशों को आर्थिक और रणनीतिक फायदे होंगे।
यानी एक ऐसी ट्रेन जिसको लेकर चीन के कानों में सीटी बज रही होगी, क्योंकि यह चीन को काउंटर भी करता है और भारत को और मजबूत भी बनाता है। G20 की बैठक में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग नहीं आ रहे, इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाए। यहां नहीं आए तो वहां क्या कर रहे हैं? जिनपिंग इस वक्त चीन के इलियोंगजियांग इलाके में दौरा कर रहे हैं। इस इलाके में जुलाई महीने में भयानक बाढ़ आई थी, लेकिन इस भाई को 2 महीना बीत जाने के बाद इस इलाके की याद आई। चीन मामलों के जानकार अल्फ्रेड वू के मुताबिक आपदा प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में जिनपिंग की स्पीड हमेशा ही स्लो रही है और शी जिनपिंग के कार्यकाल में तो यह बहुत कॉमन है। अल्फ्रेड वू ने कहा कि जुलाई में बाढ़ आई थी, लेकिन जिनपिंग अगस्त में ब्रिक्स में व्यस्त थे, अब उन्हें जाकर वक्त मिला। तो यह तो क्लियर हो गया कि जिनपिंग अपने घर में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहा जिसके लिए वो G20 जैसे बड़े इवेंट को मिस कर दे। चीन ने जिनपिंग के नहीं आने की वजह भी क्लियर नहीं की। जिनपिंग ने अपनी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग को G20 में शामिल होने के लिए भेज दिया। अब आपको भी लग रहा होगा कि चीन ने जिनपिंग के न आने की कोई वजह नहीं बताई। जिनपिंग घर में कोई तोप काम कर भी नहीं रहे, कोई तोप चला भी नहीं रहे, तो फिर जिनपिंग G20 से दूर क्यों रहे? मोटे तौर पर इसकी 4 वजह मानी जा रही। पहली वजह, हाल ही में चीन ने अपना नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के कई इलाकों को उसने अपना बताया। इस मामले में भारत ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल से कड़ा विरोध जताया। इससे पहले भी भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे। चूंकि इवेंट भारत में है, इसलिए जिनपिंग को यह डर होगा कि कहीं मेजबानी का इस्तेमाल करते हुए भारत चीन का कड़ा विरोध न कर दे। दूसरी वजह, G20 में 10 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनके चीन से संबंध अच्छे नहीं। ऐसी परिस्थिति में चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो ऐसे माहौल में फंस जाए कि उसे सब घेर कर कोसना शुरू कर दे। तीसरी वजह, चीन की अर्थव्यवस्था पहले से खराब है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे कंपनियां चीन छोड़कर भाग रही हैं। रियल एस्टेट सेक्टर ध्वस्त है। बाढ़ बारिश से लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ऐसे हालात में जब चीन के अंदर खुद ही लोग जिनपिंग से परेशान हैं, पूरे देश में अविश्वास की भावना बढ़ गई है, तो उस वक्त में जिनपिंग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी ग्लोबल बेइज्जती हो और उनकी इमेज पर कहीं से भी कोई बुरा असर पड़े। चौथी वजह, G20 में अमेरिका, यूके और भारत ऐसे 3 ताकतवर देश दिल्ली में एक साथ मौजूद रहेंगे जिन्होंने चीन के खिलाफ पिछले 3 सालों से अपना ऑल आउट गेम शुरू कर रखा। इसलिए जिनपिंग खुद नहीं चाहेंगे कि ये 3 वर्सेस 1 के गेम को ग्लोबल मंच पर फेस करना पड़े।